हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। ये लेक्चर 1 है। इसके बाद इसी की एक और वीडियो आपके लिए आएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा टॉपिक है और एक साथ नहीं कवर हो सकता है और ये पढ़ना भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो है नेट के सिलेबस में फर्स्ट पेपर में ये अभी ऐड हुआ है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं आते हैं। अगर आप एक दो बार देख लेंगे तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी जब आप पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो ज़रूर क्लियर होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसको पढ़ते हैं कि नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो वीडियो आप अगर पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कंटेंट इसमें डाले हैं जो आपके नेट फर्स्ट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दी जाती है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। सभी जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और सबसे पहले हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो नेट फर्स्ट पेपर में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एनटीए अब किस तरह से क्वेश्चन बना रहा है। पहला देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसमें देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संसद सदस्य, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति या भारत का प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से भूभौतिकीय मूल के प्राकृतिक आपदाओं की पहचान करें। अब जब आपको पहचान होगी, इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आपको सही से एक बार भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ देखिए भूभौतिकीय मूल के प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती है, नेचुरल हैजार्ड्स कौन से होते हैं? बाढ़, भूस्खलन, सुनामी, भूकंप और सूखा, है ना। राइट आंसर आपका ये है। ये जो है आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये इन्हीं में आपको सीक्वेंस बनाना था। वो मैंने इतने ऐड नहीं किए, ए बी सी सी डी इस तरह से करके आपको कॉम्बिनेशन बनाना था। ठीक है, तो मैंने राइट आंसर सीधा दे रखा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, आपदा न्यूनीकरण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन गैर ढांचागत उपाय है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ढांचागत उपाय कौन सा है? जोखिम मानचित्रण, बीमा कार्यक्रम और बाढ़ वाले स्थलों से अलग उपकरणों को प्रतिस्थापित करना। ठीक है, तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पहले देखते हैं कि ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत, कैसे, किस टॉपिक के अंतर्गत आ रही हैं और हमें कितना पढ़ना है। हम उतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डेप्थ में तो आपको ज्योग्राफी में पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन हम यहाँ पर पीडी के हिसाब से पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो आप देखते हैं पहले आपदा क्या होती हैं। उन अप्रत्याशित एवं दुष्प्रभावी चरम घटनाओं और प्रकोपों को कहा जाता है जो प्रकृतिजन या मानव जनित होती हैं और जिनके द्वारा जन, धन अथवा मानव, जीव जंतु और पादप समुदाय को क्षति पहुंचती है। आपदा शब्द की उत्पत्ति डिजास्टर शब्द से हुई है। ये फ्रेंच शब्द था जो दो शब्दों डस और अस्टर से मिलकर बना होता है। डस का अर्थ होता है अशुभ और अस्टर का अर्थ होता है सितारा, मतलब डिजास्टर का अर्थ हुआ अशुभ सितारा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक्सट्रीम इवेंट क्या होते हैं। प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारणों से उत्पन्न वे घटनाएं जो कभी कभी घटित होती हैं और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को तेज कर मानव समाज के लिए संकट उत्पन्न करती हैं, वो चरम घटनाएं कहलाती हैं। जैसे कि भूकंप, बाढ़, नाभिकीय विस्फोट, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर प्रकोप क्या होते हैं? हैजार्ड्स, प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारणों से उत्पन्न वे चरम घटनाएं प्रकोप कहलाती हैं जो भी किसी तंत्र की सहन शक्ति की सीमा को पार कर जाती हैं। अब आपदा क्या होती है? आपदा पर्यावरणीय प्रकोपों का परिणाम होती हैं। जब प्रकोप ये जो है मानव आवासित क्षेत्र में आता है तब यह आपदा का रूप ले लेता है, जैसे कि साइक्लोन, सुनामी, भूस्खलन, ये सब चीज़ें, है ना। तो इस तरह से तो क्या होता है कि सभी प्रकार की चरम घटनाएं प्रकोप होती हैं, परंतु सभी प्रकोप आपदा नहीं होती हैं। तो सभी क्या होता है? हैजार्ड, जिनको प्रकोप कहते हैं, ये सारी प्रकोप आपदा नहीं होती हैं, क्योंकि प्रकोप क्या है? चरम घटना और आपदा के बीच की स्थिति है। जब प्रकोप रिहायशी क्षेत्रों में आते हैं तो वो आपदा बन जाते हैं, अथवा जब अगर वो निर्जन, मतलब जहाँ पे मानव नहीं है, तब वहाँ पर क्या है, वो चरम घटना ही बन के रह जाते हैं। इस तरह से हैजार्ड्स क्या हुआ? डिजास्टर और इवेंट, मतलब जो एक्सट्रीम इवेंट है उनके बीच की घटना है। अब इसमें देखिए कई तरह के जो है आपदाएं हैं, कौन कौन सी हैं? जल एवं जलवायु संबंधी आपदाएं, इसमें हैं
कि चक्रवात होते हैं और ओलावृष्टि है, चक्रवात है, शीतलहर है, सूखा है, हिमस्खलन है, सुनामी, लू, ये सारी क्या है, जल और जलवायु संबंधी है। अब भूमि संबंधी, ये देखिए नेक्स्ट है इसका, भूमि संबंधी में कीचड़ का बहाव है और भूकंप या बांध का टूटना, खदान में आग, इस तरह की चीज़ें हैं। दुर्घटना संबंधी आपदाएं, जंगल में आग लगना, शहर में आग लगना और पानी भर जाना। दुर्घटना में जैसे तेल का फैलाव, एक साथ कई बम विस्फोट और इस तरह से बिजली से आग लगना, प्रमुख इमारतों का ढह जाना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सड़क रेल दुर्घटना, ये सारी दुर्घटना संबंधी हैं। जैविक आपदाएं कौन सी होती हैं? जो कि महामारी, पशुओं की महामारी, कीटों के हमले, जहरीले भोजन, इन सब से फैलती हैं। और रासायनिक, औद्योगिक और परमाणु संबंधी आपदाएं, जैसे रासायनिक गैस का रिसाव, परमाणु बम गिरना। उसमें देखिए एक है बहुत 1984 की घटना है, भोपाल गैस कांड, बहुत ज़्यादा प्रचलित था और इसके पहले नेट के पेपर में काफ़ी ये पूछा गया है कि भोपाल गैस कांड किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था। तो ये औद्योगिक घटना ही थी और ये गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, ठीक है। तो ये जो है कारखाने में इस गैस के रिसाव के कारण ये घटना हुई थी। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पर हमने कवर कर ली, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक की वीडियो समझ में आई है तो लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स, मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं भूकंप, अर्थक्वेक क्या होते हैं। भूकंप क्या होता है? भूपृष्ठ पर होने वाली आकस्मिक कंपन है जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम होता है और ये प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरह का हो सकता है। प्राकृतिक कारणों में क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया, विवर्तनिक अस्थिरता, टेक्टोनिक जिसको कहते हैं, संतुलन स्थापना के प्रयास, वलन, फोल्डिंग जिसको बोलते हैं, ये सारी क्या है? भूगर्भीय घटनाएं हैं। इनको बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं पढ़ना है। प्लेटोनिक घटनाएं, भूगर्भिक गैसों का फैलाव, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सभी होती है क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है? प्लेटें पाई जाती हैं, तो उन्हीं में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, रोटेशन होता है, इस कारण से भूकंप होता है। अब जिस जगह से भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस, सेंटर, भूकंप मूल या भूकंप केंद्र कहते हैं। और वो स्थान जहाँ सबसे पहले भूकंपी लहरों का अनुभव किया जाता है उसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के दौरान जो ऊर्जा भूकंप मूल से निकलती है उसे इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। तो ये हो गई भूकंप से संबंधित। अब इसकी गहराई के आधार पर भूकंप का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं कि भूकंप किस तरह से उसकी तीव्रता के आधार पर जो किस उसमें क्लासिफाइड किया है। सामान्य भूकंप, इसका जो रेंज होता है 0 से 50 किलोमीटर, मध्यवर्ती भूकंप में 50 से 250 किलोमीटर और गहरे या पातालीय भूकंप इसकी स्थिति 250 से 700 किलोमीटर होती है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? सिज्मोग्राफ कहते हैं, सिज्मोग्राफ, ठीक है। अब इसके 3 स्केल हैं, रोसीफेरल स्केल एक है, फिर मर्कली स्केल और रिक्टर स्केल, ठीक। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो कौन सा है? रिक्टर स्केल है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल सबसे ज़्यादा प्रचलित है। एक क्वेश्चन आपका यही बनता है कि भूकंप नापने का स्केल कौन सा है? तो रिक्टर स्केल होता है। इसकी जो इसकी तीव्रता मापने वाले रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में किया गया था। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रिक्टर स्केल पड़ा। रिक्टर स्केल पे क्या है? भूकंप को 1 से 9 इस डिजिट के आधार पे मापा जाता है और प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। मतलब अगर इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, जबकि 6.2 अगर है तो इस तीव्रता का अर्थ होगा शक्तिशाली भूकंप। इसके आधार पर इसको क्लासिफाइड करते हैं कि कौन सा भूकंप है। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है वो है सिज्मोलॉजी। तो कौन सा स्केल कौन सा था? रिक्टर स्केल है। कौन सी शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? सिज्मोलॉजी। और 2 तरह की तरंगें होती हैं इसमें, बॉडी वेव्स होती हैं और सरफेस वेव होती हैं। तो बॉडी वेव मतलब जो कि पृथ्वी की काया से होकर गुजरती हैं, इसलिए इनको बॉडी वेव कहा गया। ये भी 2 तरह की हैं, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं? ये तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं और केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, लेकिन वहाँ पर इनका वेग कम हो जाता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी वेव होती हैं इन्हें क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंगें भी कहते हैं और यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं, ये द्रव से होकर नहीं गुजर सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी। अब सरफेस वेव की बात करते हैं।
तो ये क्या है, भूपटल के साथ यात्रा करती है। जैसे ये था कि ये पृथ्वी के काया से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, भूपटल के साथ यात्रा करती हैं और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में कंपन पैदा करती हैं। सरफेस वेव जो होती हैं ये भी दो तरह की हैं, एल वेव, आर वेव। अब क्या होता है, ये एल वेव्स जो होती हैं ये लंबी तरंगों के नाम से जानी जाती हैं और क्षैतिज हलचल पैदा करती हैं। क्षैतिज मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल। आर वेव्स क्या होता है, ये तरंगे धरातल तक ही सीमित रहती हैं और ये पृथ्वी में ऊपर नीचे या दाएं बाएं मतलब इस तरह से ये अपना रोटेशन करती हैं, मतलब ऐसा हलचल पैदा करती हैं, वाइब्रेशन पैदा करती हैं। तो ये फ़र्क हुआ इसमें, ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या होता है, जो सरफेस वेव होती हैं ये जो आपकी हैं भूगर्भीय तरंगों से, मतलब जो बॉडी वेव है इनसे अधिक हानिकारक है और अपने रास्ते में आने वाले सभी इमारतों, सड़कों, पुलों आदि को तहस नहस कर देती हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ज़्यादा लॉस कर देती हैं। तो ये हो गया, हमने भूकंप के बारे में पढ़ लिया। अब भारत में भूकंप निवारण और प्रबंधन योजना के प्रमुख स्तंभ कौन से हैं। देखिए, इसका है नई भूकंप रोधी संरचनाओं का निर्माण, पुरानी संरचनाओं में भूकंपीय पुनः संयोजन और सुदृढ़ीकरण, मतलब भूकंप के अकॉर्डिंग जो है उसका मेजरमेंट करके उस तरह से बनाना। नियमन प्रवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में मानक का पुनरीक्षण, मतलब फिर से इसको रिवाइज किया जाना चाहिए। चौथा है जागरूकता और तैयारी, भूकंप निवारण से संबंधित शिक्षा का प्रसार और जागरूकता, मतलब जैसे बताया जाता है कि भूकंप आने पे आपको क्या करना चाहिए, कहाँ छुप जाना चाहिए, इस तरह से ये सारी चीज़ें। प्रशिक्षण देना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री तैयार करनी चाहिए, प्रलेखन। अब करंट अफेयर से संबंधित देखिए, 16 मार्च 2022 को फुकुशिमा जापान के तट पर एक जोरदार भूकंप आया और जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार इसकी तीव्रता 7.4 थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ये तीव्र भूकंप था, ठीक है। तो ये हमने भूकंप के बारे में देखा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया हो तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे ही कंटेंट यहाँ पर मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी एक अच्छी डायरेक्शन में अच्छी तरह से होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। अब देखिए, हम सुनामी के बारे में पढ़ते हैं। सुनामी क्या है, जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तट पर आती समुद्री लहरें। सुनामी को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में जाना जाता है। ज्वालामुखी और भूकंप के आने से महासागरीय धरातल अचानक, इसमें क्या है, महासागरीय धरातल में अचानक हलचल उत्पन्न होती है और महासागरीय जल का तेजी से विस्थापन होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, मतलब जैसे ऊर्ध्वाधर से मतलब है ऐसे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, जिन्हें सुनामी, बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। तो ये सुनामी लहरें होती हैं। अब इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी है, 10 से 500 किलोमीटर तक हो सकती है। और तरंग समय क्या है, कितनी देर तक इफेक्टिव रहेगी, 1 घंटा या उससे भी अधिक हो सकती हैं। तो इस तरह से ये सुनामी की लहरें क्या है, वास्तव में तरंगों के रूप में होती हैं। जब सुनामी बीच सागर में होता है तो हलचल सागर की गहराई में होती है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे तरंगे सागर के किनारों तक बढ़ती हैं तो लहरों का निचला भाग जमीन को छूने लगता है और तब क्या होता है, इनकी गति कम हो जाती है लेकिन ऊंचाई बढ़ जाती है। तब क्या है, ये एक सागरी जल की विशालकाय दीवार का रूप धारण कर लेती है और इसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ये जब तट से टकराती हैं तो उथला होने के कारण इनकी ऊंचाई बहुत अधिक हो जाती है, मतलब काफ़ी विकराल रूप धारण कर लेती है। लेकिन ये सब इतना अचानक होता है कि क्या होता है, इससे बचने का उपाय नहीं मिल पाता है ना। तो कितनी जो है ये हार्मफुल होती है। अब देखिए सुनामी के प्रभाव क्या हैं। इससे वृहद पैमाने पर जनजीवन की हानि होती है। जो भी लोग इस एरिया में हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। संपत्ति की हानि होती है, पर्यटन उद्योगों को हानि होती है। जब कभी ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो जो पर्यटन का है, हम लोग का जो है इससे कारोबार चलता है, वो भी इफेक्टेड होता है। बंदरगाहों की तबाही, क्योंकि सुनामी का एक अन्य बुरा प्रभाव बंदरगाह नगरों पर पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है, बंदरगाह पे आयात निर्यात के केंद्र होते हैं, तो सुनामी के आने से कई जहाज़ों समेत बंदरगाह नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि बड़ी मात्रा में आर्थिक क्षति होती है। पुनर्वास की समस्या होती है, फिर से उनका रख रखाव और फिर से उनको अपना बसेरा करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, दिक्कत। तो ये क्या हुआ, ये सब इसके प्रभाव हैं जो कि इफेक्ट करते हैं मानव जीवन को। अब वर्ष 2004 में सुनामी आने के बाद भारत इस प्राकृतिक आपदा के खतरे को कम करने के लिए भारत में हैदराबाद स्थित सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस
INCOIS जिसको कहते हैं, इसको डेवलप किया था, ठीक है, बनाया था। अब सुनामी के संदर्भ में जो कदम उठाए जाने चाहिए वो क्या है? सुनामी से संबंधित बचाव, राहत और पुनर्वास की नीति का समुचित निर्धारण करना, सुनामी संबंधी नीति को आधुनिक बनाना और इसे जिला स्तर पर उपयुक्त रूप से क्रियान्वित करना, सुनामी संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षण देना, जिससे कि क्या होता है कि कोई भी जो है व्यवस्था तो बाद में हो पाती है, लेकिन आदमी को खुद इतना अलर्ट होना चाहिए कि वो अपने आप अपना जो है सुरक्षा कर सके। सुनामी से घरों, भवनों, ऊंची ऊंची इमारतों आदि की क्षति होती है, अतः सुनामी संभावित क्षेत्रों में सुनामी रोधी भवन निर्माण तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से ये सुनामी के संदर्भ में उठाए जाने वाले कदम हैं जो कि ज़रूर उठाए जाने चाहिए, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है। बने रहिए चैनल पे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।